नमस्कार फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत ही जोर शोर से चल रही होगी। तो इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका क्या थी। इस पे एक संक्षिप्त नोट लिखने हैं। बीपीएससी में GS1 के पेपर में 2 में दोनों में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि एक फर्स्ट वाला जो प्रश्न होते हैं उनकी 5-10 सेक्शन बना करके क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनको शॉर्ट नोट्स टाइप का लिखने होते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक क्वेश्चन हो सकता है कि पूछे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की क्या भूमिका है, या फिर किसी लॉन्ग वाला क्वेश्चन में भी ये वाला तो टॉपिक उसमें लगा ही देता है साथ में। प्राचीन भारत के राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका निभाने वाला बिहार राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी प्रभावी एवं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। देखिए, कहने का अर्थ यह है कि प्राचीन भारत के समय में राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक, ये जो 3-4 टर्म्स है ना, इसमें ये तो सब में जोड़ देने हैं, सब में ऐड कर देना है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक बहुत सारे एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो या कोई भी हुआ, तो जो प्राचीन भारत था उस टाइम राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका निभाने वाला बिहारी था, और राष्ट्रीय आंदोलन में भी अपना प्रभावी और महत्वपूर्ण स्थान रखता था, क्योंकि मगध साम्राज्य जो कि प्राचीन काल में ही एक साम्राज्य बना था, वो बिहार से ही जुड़ा हुआ था। और कहीं ना कहीं मुगल के भी केंद्र जो रहे थे वो बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास ही रहे थे। बाद में भले ही वो दिल्ली चले गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से मध्यकालीन से भी पहले प्राचीन वगैरह जो था, तब राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र का केंद्र बिंदु बिहार ही था, और राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था। ठीक है, इस प्रकार पलासी 1757 ईस्वी एवं बक्सर 1764 ईस्वी की लड़ाई के साथ ही भारत की पूर्वी हिस्सों में अंग्रेजों ने सत्ता स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। और चूंकि पूरे भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था बंगाल एंड बिहार, तो उस पे ही सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमाया 1757 का पलासी युद्ध और बक्सर का 1764 का युद्ध के साथ ही। इसके साथ ही बिहार में अंग्रेजों का विरोध भी प्रारंभ हुआ। जैसे ही अंग्रेजों का सत्ता आया, तो यहाँ की जनता ने उनका विद्रोह भी करना प्रारंभ कर दिया। बिहार के भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी भूमिका। भूमिका में क्या लिखना है कि थोड़ा सा मतलब बताना है घटनाओं को, और कुल मिला के हमें इस पॉइंट पे आना है कि भारतीय स्वतंत्रता में बिहार की भूमिका क्या थी। तो सबसे पहले तो हमें डिस्क्राइब करना होगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आखिर स्टार्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो उस चीज़ को ही लिखा गया है कि चूँकि बिहार हमारे भारतीय राजनीतिक, आर्थिक, संस्कृति का केंद्र रहा है, ऐतिहासिक प्राचीन इतिहास भी यहाँ के गौरवशाली रहे हैं, यह पूरे देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। चूँकि यहाँ पे अंग्रेजों ने सबसे पहले आक्रमण किया, उन्होंने छल के द्वारा पलासी के बक्सर के तो बैटल करके उन्होंने जीते। इस प्रकार से यहाँ पे लोगों के अंदर इनके प्रति विद्रोह की भावना तब्दील हो गई, विद्रोह की, और धीरे धीरे यही विद्रोह का जो स्वरूप था, इनके भीतर इनके शोषण के खिलाफ आवाज़ थी, वहीं आगे चल के आने वाले समय में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे इस क्वेश्चन के लिए भूमिका। अब नेक्स्ट पार्ट है बीच वाले पार्ट। तो बीच वाले पार्ट को देखिए पॉइंट वाइज करके लिखना होता है। तो बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत जनजातीय, अब हमें बताना है कि किस रूप में हुआ, मतलब कि कैसे हुआ या किस रूप में हुआ। ठीक है, कैसे हुआ, ये जो विद्रोह हुआ था वो उसका स्वरूप क्या था, वो किस प्रकार से हुआ। तो उनमें पहला पॉइंट है कि बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत जनजातीय विद्रोह के रूप में हुआ था, जिनमें संथाल, मुंडा, तमाड़, कोल, भूमिज, चेर इत्यादि के विद्रोह को प्रमुखता से देखा जा सकता है। ये विद्रोह स्थानीय एवं हिंसक प्रकृति के होते थे, जिसने ब्रिटिश आर्थिक एवं प्रशासनिक नीति का जमकर विरोध किया। तो ये भले ही स्थानीय स्तर पे होते थे, हिंसक होते थे, ये अपना मतलब इनका एक कबीला होता था, इनका एक क्षेत्र होता था, और इनके अधिकारों का हनन होने लगा, तो इन लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और इन लोगों ने
विद्रोह किए थे, युद्ध किए थे और अपनी आर्थिक और प्रशासनिक नीति का इन लोगों ने विरोध भी किया था। तो खैर जनजाति लोग तो आम जनता से ज़्यादा ही बेहतर थी, क्योंकि आम जनता कहीं न कहीं इस स्तर पर विद्रोह नहीं किया था। जनजातियों को जैसे ही इन लोगों ने इनके जंगलों पे, इनके क्षेत्रों पे अधिकार जमाना शुरू किया, इन लोगों ने विद्रोह भी करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अलावा बहावी आंदोलन, फराची आंदोलन, नोनिया विद्रोह, बहावी आंदोलन, फराची आंदोलन, नोनिया विद्रोह और लोटा विद्रोह भी बिहार में कंपनी शासन के प्रतिरोध का एक सशक्त माध्यम बना था। तो जनजातियों के अलावा भी, तो इन जनजातियों के अलावा फराची आंदोलन जिसका नेतृत्व किए थे शरीयतुल्लाह ने, हाजी शरीयतुल्लाह ने, जो फराची आंदोलन 1818 से स्टार्ट होकर के यह लगभग 40 तक चला था। वहीं बहावी आंदोलन को किए थे सैयद अहमद बरेलवी ने, जो 1820 से लेकर के 70 तक चला था। और ये दोनों आंदोलन कहीं न कहीं इस्लाम से रिलेटेड थी, बहावी और फराची आंदोलन। बहावी जो कि सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में हुआ, वहीं फराजी आंदोलन जो कि हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। और ये दोनों आंदोलन इस्लाम के शुद्धिकरण के लिए, पुनर्जागरण के लिए इस्लाम में और अंग्रेजों को से आज़ादी के लिए चलाए गए थे। वही नोनिया विद्रोह, नोनिया जो क्षेत्र, नोनिया एक जनजाति थी, इन लोगों ने इन पे भारी टैक्स लगा दिए गए थे और इन लोगों के साथ जो भी शोषण हो रहे थे उसके खिलाफ नोनिया ने विद्रोह किया था, जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, इन लोगों ने लगभग 1840 से लेकर के 1850 के बीच में विद्रोह किए थे और यही छोटे छोटे विद्रोहों का क्रम रहा कि जाके 1857 में इतना भारी विद्रोह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो शुरुआत तो इन्हीं लोगों ने, ये जनजातीय लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट किया। और इसके अलावा बहावी आंदोलन, फराची आंदोलन, नोनिया विद्रोह और लोटा विद्रोह जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र के लोग ईसाई धर्मांतरण के खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह किया था। लोटा विद्रोह जो कि 1852 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से इतने सारे विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह किया गया और कहीं न कहीं उसका शुरुआत बिहार से ही हुआ था या बिहार से ही देखने को मिलता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि मतलब बिहार की यह भी एक भूमिका रही है। वहीं 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, पर इस विद्रोह में बिहार के वीर कुंवर सिंह की नेतृत्वकारी भूमिका ने इस विद्रोह में बिहार के योगदान को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। तो इस पर 1857 में भी बिहार का योगदान रहा था। तत्कालीन विपरीत परिस्थितियों में कुंवर सिंह द्वारा पूरे देश को एकजुट करने का भी प्रयास किया गया और उन्होंने विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा किए गए युद्ध और अपनाई गई रणनीति आज भी जन जन को देश प्रेम एवं बलिदान के लिए प्रेरित करता है। और वह पूरे देश को जोड़ने के क्रम में तात्या टोपे से भी मिले थे। आजमगढ़ का उनको किला भी वहां से मिला था और फिर वापस आकर के वो शाहाबाद जो कि भोजपुर क्षेत्र में है, दोबारा आक्रमण करके वो अपना किला अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिए थे। अलग बात है कि युद्ध करने के क्रम में उनको चोट लग गई थी और वह फाइनली जाकर के 26 अप्रैल को उनकी देहांत हो गए थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना जो किला था उसको अंग्रेजों से छुटकारा दिलवा दिया था। बाद में फिर अंग्रेजों ने चढ़ाई करके उस पर कब्जा कर लिया था। तो इस प्रकार से बिहार का बहुत ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, क्योंकि शुरुआत भी यहीं से ही हुआ था। 1857 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चरण पूर्ण राष्ट्रीयता का चरण माना जाता है। इस चरण में बिहार में उपरोक्त विद्रोह ने अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी। राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण को जन आंदोलन काल कहा जाता है। तो पहला चरण तो जैसे जो सैनिक थे, जमींदार थे या फिर जो राजा थे जैसे झांसी की रानी, तो इन राजाओं ने इनकी राज्य की हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी का नीति आया था, जिनकी वजह से इन लोगों ने विद्रोह किया। छोटे छोटे जनजातीय क्षेत्र अपने हक अधिकार के लिए, अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाए थे और इन छोटे मोटे क्षेत्रों में युद्ध होते होते फाइनली ये राष्ट्रीय आंदोलन का के रूप ले लिया। 1857 में जाकर के बहुत ही बृहद पैमाने पर युद्ध देखने को मिला था, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन देखने को
मिला था। और उसके बाद 1857 के बाद दूसरा चरण स्टार्ट होता है जन आंदोलन। तो इसके पहले अपने हित के लिए लड़ रहे थे, राष्ट्रीयता की उतनी भावना नहीं थी, लेकिन 1857 के बाद लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। जन जन तक यह संदेश पहुंचा कि अंग्रेज शोषण कर रहे हैं और अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ देना है, जिसकी वजह से 1857 के बाद और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन भी चला गया था। तो इस प्रकार से अब जन आंदोलन की शुरुआत कहा जाता है, क्योंकि अब जनता यहाँ का उनके शोषण के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर दिया था देश को आज़ाद कराने के लिए। और इस चरण में भी बिहार ने न सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी बृहद भागीदारी निभाई, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति में गांधीवादी जन आंदोलन की प्रयोगशाला के रूप में भी सिद्ध हुई। तो प्राचीन में तो था ही इतिहास बिहार का, इसके अलावा जो स्टार्टिंग अंग्रेजों के खिलाफ स्टार्टिंग युद्ध का क्रम था तो भी बिहार से शुरू हुआ। और फिर जाके फाइनली जब 1857 के बाद जन आंदोलन स्टार्ट हुआ, उसमें भी चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से गांधीवादी जन आंदोलन जो हमें देखने को मिलती है। जब गांधी जी 1915 में आए थे, भारत में लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, उसके बाद का काल को गांधीवादी जन आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, 1905 से उसे कहा जा सकता है, पर 1915 में आए गांधी जी, उसके बाद का। इससे पहले चल रहे थे 1885 में गठन हुआ था कांग्रेस का, तो कांग्रेस और 1915 तक चल रहे थे उनके एक तरह से कहीं न कहीं उदारवादी देखने को मिलता है हमें आंदोलन। परंतु गांधी जी के आने के बाद जो जन आंदोलन का पहला प्रयोगशाला हुआ वो बिहार ही था, सत्याग्रह के रूप में, चंपारण सत्याग्रह के रूप में। और अंततः ये सफल भी हुआ था चंपारण का सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 1858 से 1885 तक देश के नागरिकों में राष्ट्रवाद का विकास होते गया था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिससे बिहार के कई नेताओं ने अपनी भागीदारी भी इस स्थापना में निभाई थी। बिहार में कांग्रेस के 3 महत्वपूर्ण अधिवेशन भी किए गए, जिनमें था पहला बांकीपुर जो 1912 में हुआ, दूसरा गया में हुआ था 1922 में, और यहाँ पे 2 मिसिंग है। दूसरा गया 1922 में, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता, बांकीपुर 1912 में, और रामगढ़ में हुआ था 1940 में। ठीक, तो बिहार में 3 कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, बांकीपुर 1912, गया 1922 और रामगढ़ 1940। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल विभाजन एवं इसके बाद देश भर में बढ़ रहे क्रांतिकारी आंदोलन का प्रभाव भी बिहार पे पड़ रहा था। 1922 का सहयोग हो या फिर सबनी अवज्ञा हो या फिर भारत छोड़ो हो, सब में बिहार की भूमिका देखने को मिलती है। जिसके बाद बिहार में सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। सचिंद्र नाथ सन्याल 1913 पटना में अनुशीलन समिति तथा 1906 से 7 में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ द्वारा रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई। तो ज्ञानेंद्र नाथ रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किए थे। सभी लोग को पता है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए कि ज्ञानेंद्र नाथ ने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किए थे 1906 से 7 में। वहीं 1913 में पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। ठीक है, कि अनुशीलन समिति का स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 में किया, शायद 67 में पूछा था। इन संस्थाओं ने बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मौलाना मजरूल हक के नेतृत्व में बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, जिसने बिहार में जनसभा में जागृत किया। तो मौलाना मजहरूल हक ने भी बिहार में होम रूल लीग का स्थापना किया गया। तो ये पूरा जो था ना वो क्रम था कि किस प्रकार से बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन देखने को मिला है, स्टार्टिंग से लेकर के लास्टली जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता है तब तक। ठीक, तो उनके पॉइंट वाइज क्रम है, उसको लिख देने हैं और बहुत ज़्यादा टाइम और स्पेस नहीं मिलता है तो एक एक पॉइंट भी लिख देना है। 1857 की क्रांति से पहले वाला विद्रोह कोई भी, उसके बाद की कांग्रेस का जो गठन होती है उसके पहले, और उसके बाद गांधीवादी जो आंदोलन होती है गांधी जी का, उसमें चंपारण सत्याग्रह, इन कीवर्डों को ऐड कर देना है। ठीक है, 5-6 पॉइंट बना के। वहीं गांधीवादी आंदोलन की प्रथम सफल अभिव्यक्ति बिहार के चंपारण जिले में कृषक सत्याग्रह के रूप में हुई।
चंपारण जिले में कृषक सत्याग्रह से हुई थी, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रस्थान बिंदु भी माना जाता है। इसके बाद बिहार में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ, खिलाफत हुआ, सहयोग आंदोलन हुआ, साइमन कमीशन का विरोध हुआ, शबरी अवज्ञा आंदोलन, इन सभी में भी बिहार की भागीदारी देखने को मिलती है। और इस दौरान चौकीदारी कर का विरोध, नंगी हड़ताल, शराबबंदी के खिलाफ महिलाओं का धरना और देश के अन्य भागों की तुलना में मुस्लिमों की बिहार में बृहत भागीदारी भी देखने को मिलती है। तो मुस्लिमों ने भी इनका विरोध किया था बिहार से, जो इस आंदोलन को बिहार में विशिष्ट एवं प्रभावी बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, देश के अन्य भागों की तरह बिहार में भी श्री कृष्ण सिंह, जो कि पहले सत्याग्रही थे, श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही थे, इनके नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही बिहार के थे, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह की शुरुआत की थी और भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार की भूमिका काफ़ी अहम थी। राम मनोहर लोहिया, जो कि गुप्त रेडियो संचालन करते थे, तथा जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने जेल से भाग करके आज़ाद दस्ता का गठन किए थे। तो राम मनोहर लोहिया गुप्त रेडियो का संचालन, भारत छोड़ो के समय जयप्रकाश नारायण, जो नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन करके कहीं न कहीं गुप्त रूप से आंदोलन को और ज़्यादा बिहार में मजबूती प्रदान किए थे। इसके अलावा प्रथम पंक्ति के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। बिहार में 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड हुआ था, जिसमें कि 7 छात्र शहीद हो गए, जो देश को आज़ाद कराने हेतु सर्वस्व न्यौछावर करने का प्रतीक बने और परिचालक बने, क्योंकि ये 7 छात्र थे और इन्होंने झंडा को झुकने नहीं दिया, भले ही अपनी खुशी खुशी प्राणों की शहादत दे दिए। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के अब यहाँ पे निष्कर्ष है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के गांधीवादी चरण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में सपोर्ट किए थे, इनके अलावा राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, मजहरुल हक, इन सभी प्रमुख चेहरे जो बिहार के थे, इन लोगों ने अनेक ऐसे नेता उभरे थे जिन्होंने न सिर्फ आज़ादी के संघर्ष में बल्कि स्वतंत्र भारत एवं बिहार के पुनर्निर्माण में अपना विशिष्ट योगदान दिया था। इसी क्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष और भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी बनने का गौरव प्राप्त हुआ, जो बिहार के लिए भी बहुत गौरव की बात है। तत्कालीन समय में बिहार की प्रभावशाली भूमिका को दर्शाता है कि अभी भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तत्कालीन समय में उस टाइम देश की आज़ादी में भी बिहार किस प्रकार से योगदान अपना दिया था। इसके पहले बिहार का इतिहास तो रहा ही है सर्वोत्तम। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।